मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हेलो नमस्कार, जीडी क्लासे 96 यूट्यूब चैनल की इस ऑनलाइन वीडियो श्रृंखला में मैं राजेश कुमार एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने बात की थी आरएच कारक के ऊपर। आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं वो है अपना रुधिर स्कंदन। क्या होता है रुधिर स्कंदन, आइए जानते हैं किसे कहते हैं रुधिर स्कंदन, इसके बारे में। टॉपिक का नाम है रुधिर स्कंदन, ब्लड क्लॉटिंग। रुधिर स्कंदन, स्कंदन जिसको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। रुधिर स्कंदन क्या कहते हैं, जिसको रक्त का थक्का जमना भी कहते हैं, ठीक है ना। किसे कहते हैं समझिए। जैसे मान लीजिए कभी कभार चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद में एक प्रोसेस होती है ऑटोमेटिकली अपने शरीर के अंदर, जो कि क्या कर देती है, जहां पर चोट लगी है उस जगह को पपड़ी बनाकर ब्लड को रोक देती है। इस तरीके से जो ये ब्लड को रोकने की जो प्रक्रिया होती है उसी को अपन लोग रक्त का थक्का जमना कहते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि जब चोट लग जाती है, खून बह रहा होता है, उस खून को रोकने के लिए शरीर के अंदर एक ऐसी प्रक्रिया होती है उस खून के अंदर कि वो पपड़ी बन जाता है, जम जाता है। बाहरी वायु के संपर्क में जैसे ही आता है तो वो जम जाता है और जमने के दौरान एक पपड़ी सी बन जाती है, उसी को ब्लड क्लॉटिंग के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई। और ये जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, मैंने आपको कहा था जब मैं प्लाज्मा पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर तंतु पाए जाते हैं फाइब्रिन प्रोटीन के। कौन से तंतु? फाइब्रिन प्रोटीन। और जो ये फाइब्रिन प्रोटीन होती है, इस फाइब्रिन प्रोटीन के जो तंतु होते हैं, ये फाइब्रिन प्रोटीन के तंतु क्या कर देते हैं, एक जाल बना लेते हैं और उस जाल के द्वारा, ठीक है, उस जाल में अन्य जो तंतु होते हैं उनको फंसाने का काम करते हैं, ब्लड का क्लोटिंग कर देते हैं और इस तरीके से रुधिर बहना रुक जाता है। तो कहने का मतलब, एक तो अपने को इस फाइब्रिन का नाम याद रखना है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक बार कि रुधिर का जो स्कंदन होता है, रुधिर का जो थक्का जमना होता है, उसको जमाने के लिए जो जिम्मेदार घटक कौन कौन से हैं ब्लड के, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। तो जिम्मेदार घटक कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करता हूँ। जिम्मेदार घटक की बात करें तो अपन लोग डिटेल अपन स्टेप बाय स्टेप से बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रोटीन के ऊपर कि कौन सा प्रोटीन है जिसके कारण, ठीक है ना। और उसके बाद में अपन लोग दूसरी बात करेंगे। तो दूसरी बात अपन लोग कर लेते हैं जैसे विटामिन के ऊपर कि कौन सा विटामिन है जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है, ठीक है ना। तीसरी अपन लोग बात कर लेते हैं एंजाइम्स के ऊपर कि कौन सा एंजाइम है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। एंजाइम्स हो गया। एंजाइम्स के बाद में अपन लोग बात करेंगे कि कौन सी धातु है जिसके कारण से ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है ना। और एक तो बात आप सभी को पता है जिसका नाम मैं लास्ट में लिखूंगा, और इतना आपको हिंट दे देता हूं कि ये वो घटक है जो ब्लड क्लॉटिंग की शुरुआत करता है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है जब तक मैं यहाँ पर पढ़ाऊँ तब तक, ठीक है ना। देखिए, सबसे ऊपर अगर अपन लोग सबसे पहले बात करें प्रोटीन के ऊपर, तो प्रोटीन जो होती है उन प्रोटीन में सबसे पहले आप सभी जानते हैं, मैंने कहा था प्रोथ्रोम्बिन। कौन सी है? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन। और जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन्स होती है, और एक प्रोटीन का नाम बताया था, मैंने कहा था फाइब्रिनोजन। ये दो प्रोटीन्स जो होती है, इन प्रोटीन की वजह से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होता है, ठीक है ना। ये रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार है। विटामिन के ऊपर अगर मैं बात करूं तो विटामिन आप सभी जानते हैं कि विटामिन के, कौन सा विटामिन? विटामिन जो के होता है, वो के विटामिन जो होता है,
जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होता है। इसकी कमी होगी तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, ठीक है ना। एंजाइम्स की अगर मैं बात करूं तो आप सभी जानते हैं जो कैल्शियम धातु है, एंजाइम्स आप सभी जानते हैं कौन सा है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम्स। कौन सा, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम्स है। उस एंजाइम्स के द्वारा क्या किया जाता है, ब्लड क्लॉटिंग करवाया जाता है। धातु की अगर मैं बात करूं तो धातु कौन सी है, कैल्शियम धातु। कौन सी धातु है, और कैल्शियम धातु की वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है, ठीक है ना, Ca+2, ठीक है ना। ये बात अपने को अब आपको बताना है, आप सभी जान गए होंगे कि 5वां पॉइंट जो ब्लड क्लॉटिंग की शुरुआत करता है, जिसको अपन लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। प्लेटलेट्स। अगर आप लोगों ने प्लेटलेट्स के बारे में अभी तक नहीं जाना है तो देखिए अपना पिछला वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है कि प्लेटलेट्स क्या होती है, डिटेल से अपन लोग बात कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अपने को प्लेटलेट्स के बारे में भी ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर केवल इतना लिख देता हूँ कि ब्लड क्लॉटिंग की शुरुआत कौन करवाता है, तो ब्लड क्लॉटिंग की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की जाती है, ब्लड क्लॉटिंग की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है, प्लेटलेट्स के द्वारा की जाती है। तो ये 5 घटक है रुधिर स्कंदन के, इसको आप एक बार दिमाग के अंदर बिठा लीजिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनमें से पूछा जाता है। ज़्यादा डिटेल आपको पूछने वाले है नहीं और इतना डीपली अपन लोग बात करने वाले हैं नहीं, ठीक है ना। अब देखो, ये तो रुधिर स्कंदन की बात हो गई, लेकिन देखिए जब चोट न लगे, ब्लड तो शरीर के अंदर अपनी जो धमनी और शिराओं के अंदर चल रहा होता है, तो वहां क्यों नहीं जम जाता, तो कहने का मतलब जिम्मेदार वो घटक कौन सा है जो कि इसको जमने से रोकता है। गौर करिएगा इस बात को कि ये तो ठीक है, ये तो जिम्मेदार घटक हो गए जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए, लेकिन वो कौन सी प्रोटीन है जो कि अपने जो ब्लड होता है शरीर के अंदर बह रहा होता है, चल रहा होता है, उस ब्लड को न जमे वो काम कर, अर्थात प्रतिस्कंदन का काम कर रहा होता है, ठीक है ना। तो याद रख लेना, आपके शरीर के अंदर एक लीवर भगवान ने बनाया है, और वो जो लीवर होता है वो एक प्रोटीन का स्त्रावन करता है जिसका नाम है हिपेरिन प्रोटीन। गौर करिएगा, जो हिपेरिन प्रोटीन होती है, ये हिपेरिन प्रोटीन, और ये जो हिपेरिन प्रोटीन होती है, यही वो प्रोटीन है जो प्रतिस्कंदन का काम करती है। गौर करिएगा, क्या याद रखना है, प्रतिस्कंदन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए अपने को याद रखना है कि प्रतिस्कंदन का काम कौन करता है, तो प्रतिस्कंदन का काम हिपेरिन प्रोटीन करती है। कौन स्त्रावित करता है, इसको लीवर स्त्रावित करता है, ठीक है ना। तो ये बात अपने को ध्यान रख लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब एक बात और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्या पता वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाए। तो याद रख लेना, एक एनेलिडा शंका जहाँ पर जिसमें केंचुआ है, उसी केंचुए के दोस्त एक अपन कह सकते हैं जिसका नाम है जोंक। आप सभी जोंक से परिचित होंगे। जोंक जो होता है, जिसको अपन रक्त भोजी कहते हैं, किसी को देखता है तो चिपक जाता है और उसका ब्लड चूसना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, ये जो आपने नाम मैंने कहा एक रक्त भोजी प्राणी, कौन सा, रक्त भोजी प्राणी, और उस रक्त भोजी प्राणी का नाम है जोंक। और ये जो जोंक होता है, और ये क्या काम करता है, इसका खाना क्या है, केवल ब्लड ही इसका खाना है। ये ब्लड को चूसेगा, तो ब्लड को चूसेगा तो वो ब्लड होता है इसके शरीर के अंदर क्यों नहीं जम जाता। ये तो तरह तरह के लोगों या तरह तरह के प्राणियों से क्या कर रहा है, ब्लड को खींच रहा है। तो कहने का मतलब, ये इसके अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है हिरुडिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है, हिरुडिन प्रोटीन। और ये जो हिरुडिन प्रोटीन होती है, इस हिरुडिन प्रोटीन के कारण
ही ये जोंक होता है, ये ब्लड को अपने अंदर जमने नहीं देता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो याद रख लेना, हमारे अंदर तो क्या है, हिपेरिन प्रोटीन प्रतिस्कंदन का काम करती है, जबकि रक्तभोजी जोंक जो एनेलिडा संघ का प्राणी है, हिरुडिनेरिया इसकी जाति है, वहाँ से ये हिरुडिन प्रोटीन का स्त्रावण करता है शरीर में, जिसकी वजह से इसके शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। ठीक है ना, ये बात अपने को याद रखनी है। यहाँ तक आते आते अपन लोगों ने बात कर ली थी रुधिर स्कंदन के ऊपर, लेकिन अपने को एक बात और याद रखनी है। वो बात ये याद रखनी है कि जो आप जो ब्लड बैंक होती है, एक बार देखिए इधर, अपन लोग ब्लड बैंक के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि ब्लड बैंक क्या होता है, उसके बारे में बता देते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि आपके मन के अंदर एक क्वेश्चन आ गया है कि तो ब्लड बैंक के अंदर जो ब्लड पड़ा होता है वो क्यों नहीं जम जाता, थैलियों के अंदर भरा हुआ ब्लड होता है वो क्यों नहीं जम जाता, वहाँ कौन सी आपकी हिपेरिन होती है। तो देखिए इधर ब्लड बैंक के अंदर जो रुधिर का स्कंदन है उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? केमिकल। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ब्लड बैंक, यहाँ से इसको रफी कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख दिया ब्लड बैंक, लिख दिया। क्या लिख दिया? ब्लड बैंक। ब्लड बैंक बात कर लेते हैं ब्लड बैंक के ऊपर थोड़ी बहुत। तो ब्लड बैंक होती है ना, उस ब्लड बैंक के अंदर अपने को एक तो सबसे पहले बात याद रखना, यहाँ पर अपन क्या है, ब्लड को यूनिट के अंदर इस तरीके से मापते हैं कि इतने यूनिट ब्लड दिया, इसने यूनिट ब्लड लिया। ठीक है, तो ब्लड एक यूनिट जो होती है वो कितने ग्राम के बराबर होती है, तो ये याद रख लेना, एक यूनिट होती है वो 350 ml ब्लड के बराबर होती है। कितने ब्लड के बराबर होती है? 350 ml ब्लड के बराबर एक यूनिट होती है। तो ये जो एक यूनिट ब्लड है ना, इस ब्लड के अंदर ऐसा क्या मिलाया जाता है, तो याद रख लेना, आपका जो ब्लड होता है वो तो सिर्फ 300 ml आपका ब्लड है, 300 ml आपका ब्लड होता है। और जब इसके अंदर आप 50 ml क्या करोगे, कुछ केमिकल्स मिलाओगे। क्या मिलाओगे? केमिकल्स मिला दोगे, तब ये एक यूनिट बन जाएगा। 350 ml की एक यूनिट बनती है। ठीक है, और इस 50 ml के अंदर वो कौन से केमिकल मिलाते हैं, तो याद रख लेना, जो सोडियम एसीटेट, एलडीसी भर्ती परीक्षा के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, सोडियम एसीटेट होता है। और इस सोडियम एसीटेट को आपके ब्लड, इस जो ब्लड की जो थैलियाँ होती है, जो ब्लड बैंक के अंदर पड़ा रहता है, उस थैलियों के अंदर सोडियम एसीटेट मिला देते हैं ब्लड के साथ में, जिसकी वजह से वो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। ठीक है ना, ये बात याद रख लेना। लेकिन एक और इसके अंदर मिलाते हैं, वो आपको याद रख लेना, इसका नाम है EDTA। ठीक है ना, एथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। यहां पर मैं लिख देता हूं, एथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है ना, EDTA जिसको कहते हैं अपन लोग। तो एक तो सोडियम एसीटेट मिलाते हैं और एक मिलाते हैं वो इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, EDTA जिसको, तो ये मिलाया जाता है ब्लड के साथ में। ठीक है ना, इसीलिए ये ब्लड बैंक के अंदर ब्लड नहीं जमता है। लेकिन क्या इतना करने से हो जाता है? नहीं। तो ब्लड बैंक का जो तापक्रम होता है, उस तापक्रम को भी नियंत्रित किया जाता है। और जब तापक्रम को नियंत्रित, तो कितना तापक्रम रखा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रख लेना, जो ब्लड बैंक होती है, इस ब्लड बैंक के अंदर जो तापक्रम रखा जाता है वो होता है 4 से 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। याद रख लेना, इतना तापमान होता है, ये ब्लड बैंक को चाहिए, तब जाकर ये ब्लड यहाँ पर सुरक्षित रहता है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। तो कहने का मतलब, अपने को ये जो ब्लड बैंक है, इस ब्लड बैंक के ऊपर अपने को याद रखना। यहां तक तो अपनी रुधिर स्कंदन और ब्लड बैंक के बारे में अपन लोगों ने बात कर ली थी, अच्छे से बात की है।
आपने मेरे पिछले वीडियो भी देखे होंगे, ठीक है ना। मैं आशा कर रहा हूं कि आप कंटिन्यू हमसे जुड़े हैं और मैं आपको अच्छे से डिटेल के अंदर ब्लड के ऊपर आपको जो कि जनरल क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आने वाली भर्ती परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं, उन्हीं को मैं ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहा हूं। इसलिए आप लोग विश्वास बनाए रखिए और अपने इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है ना। देखिए इधर, ये तो ब्लड बैंक के ऊपर अपन लोगों ने बात कर ली। अब अपन लोग किसके ऊपर बात करने वाले हैं? हम लोग अब पढ़ेंगे कि ये जो ब्लड होता है, मैंने आपको जब रुधिर समूह पढ़ाया था तब मैंने आपको कहा था कि जो ब्लड ग्रुप होता है, कभी कभार क्या होता है कि ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन इतना डीप बना देते हैं कि मुश्किल हो जाता है। देखिए कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है ना, और तो बताइए कि उनसे होने वाली जो संतान है उनके अंदर ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। आ गई ना प्रॉब्लम। तो आज अपन लोग इसके बारे में बात करने वाला है। ये क्वेश्चन रेलवे भर्ती परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो नजरअंदाज मत करिए, मेरा कहना मान लीजिए कि जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप के अंदर संभावनाओं वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो जीन आधारित क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन को मैं आज करवाने वाला हूं। 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको और उसके बाद में आपको खुद को अपने आप आने लग जाएगा, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। आपको पता है कि हमारा जो शरीर होता है, ठीक है ना, हमारा जो शरीर होता है उस शरीर के अंदर जो ब्लड होता है, उस ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है? उस ब्लड के अंदर जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। और ये जो जीन होते हैं ये लक्षणों को नियंत्रित, याद रख लेना, जीन का काम क्या होता है? जीन का काम क्या होता है? लक्षणों को नियंत्रण करना, लक्षणों का नियंत्रण करना, नियंत्रण करना, ठीक है, लक्षणों का नियंत्रण करना। और ये जो जीन्स होते हैं तो ब्लड के अंदर भी क्या कर देते हैं? ब्लड के अंदर भी जीन पाए जाते हैं। और ब्लड के अंदर जो जीन्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से जीन्स होते हैं? तो एक चीज आपको याद रख लेना कि जो 3 प्रकार के जीन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। मुख्य रूप से कितने जीन होते हैं? 3 जीन्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो जीन होता है वो होता है IA, एक होता है IB और एक होता है IO। ये 3 ही जीन होते हैं मुख्य रूप से। लेकिन जब इनका कॉम्बिनेशन किया जाता है, जब इनको देखा जाता है, किस आधार पर? मेंडल के नियमों के आधार पर देखा जाता है, आनुवांशिकी के आधार पर देखा जाता है, तो इसको यहाँ से कुल 6 प्रकार की संभावनाएं बनती है। कितने कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं? 6 प्रकार की संभावनाएं बन जाती है। कौन कौन सी? देखिए इधर, एक तो IA आप सभी जानते हैं एलील्स क्या होते हैं। एलील्स युग्म विकल्प क्या होती है कि 2 ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो आपस में युग्म करते हैं और वो किसका निर्माण करते हैं? युग्म विकल्पियां। मतलब उनके साथ वो युग्म विकल्पियां कितनी बनती है? 6 बनती है। तो देखिए कौन कौन सी है। एक होता है IA, एक बन गया, संभावनाएं देखिए, एक बन गया आपका IA, IB बन गया, एक बन गया आपका IA और IO, ठीक है ना, याद रखना। और जो दूसरी संभावनाएं कौन सी है? तो याद रख लेना, एक बन गया आपका IB, ठीक है, और एक बन गया आपका IO और एक बन गया आपका IBIA, ठीक है ना। कितने बन गए? नहीं, IBIA, हाँ ठीक है, ये तो हो गए। अब अपने को ये याद रख लेना कि ये संभावना बन गई। और कौन कौन सी बन सकती है? एक I0, इस तरीके से। याद ये रखना है आपको कि ये जो संभावनाएं बनती है ब्लड ग्रुप के, यहां से कौन सा ब्लड ग्रुप निकल कर आएगा? पहली बात अपने को ये याद रखना है कि जब ब्लड ग्रुप की जो संभावनाएं होती है,
यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षण, जो प्रभावी लक्षण होता है वो अपना प्रभाव दर्शाता है और अप्रभावी लक्षण होता है वो छुपा हुआ रहता है, हो सकता है अगली पीढ़ी के अंदर वो दर्शा दे अपना प्रभाव। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखना। ये बात आपको कब समझ में आती है, जब आप जेनेटिक्स वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे, अपन आनुवांशिकी अच्छे से पढ़ेंगे, मेंडल के नियमों को पढ़ेंगे, उस समय मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। एक बार आप इतना याद रखिए कि युग्म विकल्पी होते हैं, जब आपस में युग्म बनाते हैं तो युग्म विकल्पियों का निर्माण होता है, और ये ब्लड ग्रुप की 3 जीन्स होते हैं, इनकी जो आपस में क्रॉसिंग ओवर के दौरान, आपस में जुड़ने के दौरान युग्म विकल्पी बनते हैं। तो याद रख लेना, ये IA इस तरीके से यदि जीन है तो उसके ऊपर ये किसके जीन है, ये ए ब्लड ग्रुप के जीन है। किसके जीन है, ये ए ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप के जीन है। यहां पर ये याद रख लेना, ये AB ब्लड ग्रुप के जीन है। क्योंकि ये मैं कैसे लिख रहा हूं, यहां पर यदि ए आपको दिख जाए तो इसका मतलब ए प्रभावी जीन है। क्या है, प्रभावी जीन है, और ए प्रभावी जीन है, इसलिए याद रख लेना ये AB हो गया। अगर ये दिख जाए तो बताइए ए प्रभावी है तो ए ब्लड ग्रुप हो, ओ नहीं होगा, ओ है अपना प्रभाव नहीं दर्शाता है, ये छुपा हुआ रहता है, केवल ओ के साथ में ही अपना प्रभाव दिखाता है। इस बात को याद रखना है। तो ये हो गया। यहां पर बताइए अपने आप बी ब्लड ग्रुप हो गया। यहां पर बताइए, आप बताइएगा कौन सा हो गया, यहां पर ओ अपना प्रभाव नहीं दिखाता है तो कौन सा है, बी प्रभाव दिखाएगा तो बी ब्लड ग्रुप हो गया। और इस तरीके से अब यहां पर कौन सा होगा, ए और बी दोनों साथ में तो AB ब्लड ग्रुप हो गया। और यहां पर बताइएगा तो यहां पर हो गया केवल O ब्लड ग्रुप, क्योंकि अब तो O अपना प्रभाव किसके साथ में दिखाएगा। समझिए, एक पढ़ा लिखा आदमी है और एक अनपढ़ आदमी है। ठीक है, पढ़ा लिखा जो आदमी है वो अनपढ़ को कब बोलने देता है, जब दोनों साथ साथ में, यहाँ पर ये पढ़ा लिखा है और ये भी, ये तो सेम है, तो इसका मतलब ये तो गया। यहाँ पर देखिए ये दोनों पढ़े लिखे तो अपना दोनों प्रभाव दर्शा रहे। ये अनपढ़ है, या ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि बोलने का मौका नहीं देता, अनपढ़ बेचारा चुप रहता है। ठीक है ना, सोचता है बोलने दो इसको। ठीक है ना, इस क्योंकि वो अपना, तो यहाँ पर अपने को ये पता चलना कि यहाँ पर ये आ गया I0 तो IO आ गया, तो यहाँ पर A ने अपना प्रभाव दर्शा दिया। यहाँ पर B है तो B प्रभावी है, यहाँ पर ये फिर आ गया O तो O दब गया। लेकिन यहाँ पर ये दोनों अनपढ़ आ गए। जब दोनों अनपढ़ होते हैं तो आपस में मटर गश्ती करते हैं, अपनी अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये याद रख लेना, इसलिए यहाँ पर इसका प्रभाव ये दर्शाना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितने कॉम्बिनेशन बन गए। ठीक है ना, यहाँ पर इस तरीके से देखिए, अब देखिए ये तो सेम ही समझ लीजिए, ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन तो सेम ही समझिए। जब इसको सेम समझोगे तो इसको एक मान लीजिए, एक ये हो गया, एक ये 2, एक ये हो गया 3 और एक ये हो गया 4। ठीक है ना, ये संभावना 5 और एक ये लास्ट वाली 6। कितने संभावनाएं होगी, टोटल 6 संभावनाएं होगी कि इन जीनों के, ठीक है ना, एलील्स के ऊपर। अब यहां से, अब ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है तब बताइएगा। ये चीज यदि आपको समझ में आ गई है तब अब ऐसे क्वेश्चन के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, जो अपने आनुवंशिकता के ऊपर आधारित होते हैं, ऐसे क्वेश्चन के ऊपर आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक बार पुनः समझ लीजिए, आपको ये याद रखना कि जो लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जो इकाइयां होती है वो जीन कहलाती है। ब्लड ग्रुप के लक्षणों को नियंत्रण, जो ब्लड ग्रुप का निर्धारण करती है, वो जीन्स कौन कौन से हैं, मुख्य रूप से 3 जीन होते हैं। इम्यूनोग्लोबिन्स ए, इम्यूनोग्लोबिन्स बी, इम्यूनोग्लोबिन्स ओ। याद रख लेना, इसको इम्यूनोग्लोबिन्स कहते हैं। ठीक है ना, तो ये 3 जीन्स हो गए। अब ये 3 जीन जब आपस में कॉम्बिनेशन दर्शाते हैं तो 6 प्रकार के ब्लड ग्रुप का निर्माण करते हैं। वो 6 ग्रुप कौन कौन से कॉम्बिनेशन, किस तरीके से, जैसे देखिए IA, IB, इस तरीके से ये टोटल 6 तरीके से इस प्रकार। क्योंकि इसको छोड़ा क्यों, इसको इसलिए छोड़ा क्योंकि यहाँ पर A और B है, इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, यहाँ पर A और B है, तो मतलब कहने का कह सकते हैं कि ये दोनों सेम ही है, ये ब्लड ग्रुप एक ही है, तो AB मान लिया, एक ही ब्लड ग्रुप। तो टोटल 6 प्रकार के ब्लड ग्रुप यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन के द्वारा दिखाई दे रहे हैं अपने को। अब इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो आप समझिए। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है और आप क्या करके आते हैं, यदि आपने यहां पर समझ लिया तो डिटेल में आप अच्छे से इस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करके आओगे। लेकिन यहां पर अगर आप अच्छे से नहीं समझोगे तो फिर धोखा खा जाओगे। ठीक है ना, देखिए इधर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एक दंपति
जिसमें पिता का ब्लड ग्रुप, पिता का रुधिर समूह ए है तथा माता का रुधिर समूह बी है, तो इनसे उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, और ऑप्शन दे देते हैं ए बी एन बी ओ ऐसे, ठीक है ना। तो देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, और आपने ये प्रॉब्लम तो देखी होगी, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर भी अक्सर ऐसी लड़ाइयाँ हो जाती है, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या किया है, या तो वो क्या करते हैं, ये वाले जो जीन है इन जीनों का कॉम्बिनेशन करवा के देखते हैं, ठीक है, ब्लड ग्रुप के आधार पर। दूसरी बात, वो डीएनए टेस्ट करते हैं, ठीक है। जब समस्या और गंभीर हो जाए तब वो क्या करते हैं, डीएनए टेस्ट करते हैं। लेकिन फिलहाल वो क्या कर देते हैं, इस समस्या, अगर ब्लड ग्रुप का उनको ब्लड ग्रुप से ही पता चल जाएगा उनको, क्योंकि जिसके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है वो तो तुरंत ही बता देगा, हाँ ये ब्लड ग्रुप इसका बच्चे का ये आया तो इसका मतलब ये इनका है। तो ऐसी समस्या जो होती है वो इस जीन्स के आधार पर वो सॉल्व करते हैं। तो आइए आपको भी समझा देता हूँ। ये जो ब्लड ग्रुप वाली बात है, ब्लड की कौन सा ब्लड ग्रुप होगा बच्चे का, तो यहां से देखिएगा, कौन सा ब्लड ग्रुप दे रखा है, पिता का दे रखा है ए, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप कौन सा है, पिता का ब्लड ग्रुप कौन सा दे रखा है। अब इसको हल कैसे करना है आपको समझना है। पिता का ब्लड ग्रुप ए दे रखा है और माता का ब्लड ग्रुप बी दे रखा है। अब यहां से इसके जीन ले लीजिए, युग्म विकल्पी निकालिए। आपको पता है मैंने आपको युग्म विकल्पी यहां पर लिखा रखे, ए ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब इसके युग्म विकल्पी कौन से हैं, कौन से हैं, ए है, इसका मतलब इसके युग्म विकल्पी कौन कौन से हो सकते हैं, आई ए। एक बात ध्यान रखना, हमेशा आई ए है, इसके साथ में अपने को हमेशा आई, जब आप यहां पर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो तब आपको याद रख लेना केवल इसको लेना है और केवल इसको लेना है। इन दोनों को लोगे तो यहां पर अपने को सभी प्रकार के कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, इन दोनों को ही लेना है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो तब इस युग्म विकल्पी को और इस युग्म विकल्पी को ही लेना है। बात समझ में आ गई, आपका उत्तर मिल जाएगा आपको। तो यहां पर लिखिए ए ब्लड ग्रुप है, तो ए ब्लड ग्रुप है, इसका कॉम्बिनेशन कौन सा है, आई ए आई जीरो या आई ओ लिख लो। बी का आई बी और आई ओ, ठीक है ना। ये कॉम्बिनेशन, ये जीन के युग्म विकल्प आपने तैयार कर लिए। अब ध्यान रख लेना, अब इन जीन का आपस में क्या कराओगे, क्रॉसिंग ओवर या क्रॉस करवाना है। तो यहां पर देखिए ये वाला इसके साथ में क्रॉस करवाओ, क्या बनकर आया, आई ए आई बी। अब इसी का आई ए का ही इसके साथ आई ओ के साथ में करवाओ, क्या बन गया, आई ए आई ओ, ठीक है ना। अब फिर अब ए वाला आई ए कंप्लीट हो गया, अब क्या करवाना है, आई ओ वाले का करवाना है। तो आई ओ वाले का पहले बी के साथ में, आई बी के साथ में करवाओगे। आपको पता है आई ओ और आई बी, तो यहां से क्या निकल कर आएगा, आई बी आई ओ। और अगर आप आई जीरो को किसके साथ में करवाओगे, आई जीरो के साथ में, तो क्या निकल कर आएगा, आई ओ, ठीक है ना। आई ओ मतलब जीरो कहो या आई ओ कहो एक ही बात है, ठीक है ना। तो याद रख लेना, ये हो गया। अब आप देखिए आपके पास में क्या मिल गया, आपको ये युग्म विकल्प मिल गए। अब आप पता कर लीजिए कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है, ये है ए और बी दोनों आ गया, इसका मतलब ये ब्लड ग्रुप संतान का कौन सा हो गया, ए बी। यहां से कौन सा आ सकता है, यहां से आपको पता है ए ब्लड ग्रुप है वो क्या है, प्रभावी है, ओ छुपा हुआ रहेगा, इसका मतलब यहां पर कौन सा ब्लड ग्रुप आ जाएगा,
ए ब्लड ग्रुप, और यहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, बी ब्लड ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर बी प्रभावी है, और यहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, ओ। तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर संतान का ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, संतान का ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, संतान का ब्लड ग्रुप बी भी हो सकता है, संतान का ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है ब्लड ग्रुप होने वाली संतान के अंदर संभावना है। ठीक है ना। तो चारों प्रकार के जो ब्लड ग्रुप है, इन चारों की संभावनाएं रहती है। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरीके का, देखिए जल्दी से करें, अपने पास टाइम बहुत कम है। ठीक है ना। मान लीजिए अब की बार क्वेश्चन ऐसे आ गया, अब की बार क्वेश्चन यहां पर ऐसे दे दिया कि यदि ब्लड ग्रुप, पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, और माता का ब्लड ग्रुप बी है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है ना। पिता का रुधिर समूह ओ है और माता का रुधिर समूह बी है, तो अब इनसे उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा। ठीक है ना। तो लीजिए पिता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो ओ है, इसके जीन कौन कौन से हो गए, आपको ये याद रख लेना कि यहां पर ओ है, तो ओ ब्लड ग्रुप के जीन कौन से हैं, ये। तो यहां पर आपने आई ओ ले लिया। ठीक है। और जो माता है, माता का ब्लड ग्रुप बी है, तो यहां से आपने क्या ले लिया, IBIO। ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना। मल्टीप्लाई करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि यहां से कौन सा ब्लड ग्रुप आ गया, एक तो आ गया IOIB आ गया, तो यहां पर ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, बी हो गया। अब इसका फिर ध्यान रख लेना कौन सा, पहले इसका इन दोनों के साथ में करवाना है। ठीक है ना। पहला इसका, जैसे ये I0 लिखा है ना, इस I0 का इन दोनों के साथ में करवाना है, तो I0 का अब इसके साथ में करवा दिया, तो क्या आया रिजल्ट, IO। इसका मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, O आ गया। अब देखिए, अब इस दूसरे वाले का, अब इसका करवाना है, यहां पर भी B आ गया, क्योंकि IOI आएगा यहां पर। तो कहने का मतलब केवल 2 प्रकार के ब्लड ग्रुप संभव है, केवल 2 प्रकार के ब्लड ग्रुप संभव है। ठीक है ना। कौन कौन से, बी और ओ। तो इनसे होने वाली जो संतान है उनसे बी और ओ प्रकार का ब्लड ग्रुप ही होगा। अब चारों नहीं आए, इसका मतलब आधी समस्या तो सॉल्व हुई कि नहीं हुई। इस तरीके से पता लगाते हैं, और इस तरीके से पता लगाते हैं, और अगर फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो फिर DNA टेस्ट के तक जाते हैं। ठीक है ना। पहले इस समस्या का इसका इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको आज की क्लास के अंदर RH कारक के ऊपर पिछली क्लास में बताया था। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने बात कर ली थी किसके बारे में, हम लोगों ने ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बात की थी, और हम लोगों ने ब्लड जो बैंक है उसके बारे में बात की थी, और फिर मैंने आपको जो ब्लड ग्रुप के जो जीन्स होते हैं उनका निर्धारण किस तरीके से होता है उसके बारे में अपन लोगों ने अच्छे से बात कर ली। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने हमारे साथ में जुड़िए, ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।